नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि DSSP TGT SST के सेकंड पेपर को पढ़ने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं DSSP में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि DSSP हिस्ट्री से, हिस्ट्री के अंदर एक आती है मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद में दूसरी आ जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से लेकर 17 क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। इस हिसाब से हिस्ट्री से टोटल मिला के लगभग 25 से 28 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दूसरी सब्जेक्ट आ जाती है अपनी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री की तरह दो पार्ट हो जाते हैं, एक आ जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरी आ जाती है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 15 से लेकर 17 क्वेश्चन आ जाते हैं और वहीं इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के लगभग आ जाते हैं। तो इस हिसाब से इसमें भी मिला के लगभग 25 से 26 क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योग्राफी से। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है पॉलिटिकल साइंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस के भी लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि केवल इंडियन पॉलिटी साइंस से आते हैं। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से जो कि कम क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। चूँकि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पे बता रहा हूँ। पिछले पेपर जो 2018 और 2021 के क्वेश्चन पेपर हुए थे उनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन आ गए, तो ज्योग्राफी से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ गए। तो कभी ऐसा होता है कि ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन आ गए और हिस्ट्री से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ गए। तो इन दोनों में कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है। पॉलिटी में लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कन्फर्म है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैं बताऊं कि आपको हिस्ट्री के लिए हमें क्लास 9th 10th और 12th की ओल्ड NCERT, क्लास 10th 9th 10th और 12th, जो कि 12th क्लास की ओल्ड NCERT ये पढ़नी होगी आपको। 9th 10th और 12th से लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको जो कि स्टैटिक जीके होता है या फिर फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको एक दूसरी सब्जेक्ट और एक दूसरी बुक और लेनी होगी, जो कि है लूसेंट। तो हिस्ट्री के लिए बता दिया मैंने आपको 9th 10th और 12th की जो कि ओल्ड NCERT है वहाँ से ले पढ़ना है, और फैक्चुअल बुक के लिए आपको लेना है लूसेंट। तो ऐसा होता है कि आप टॉपिक देखिए कौन से सब्जेक्ट से कौन से, मतलब 9th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास, इन तीनों में आपके सिलेबस में से कौन से टॉपिक हैं। जैसे रशियन क्रांति हो गई, रूसी क्रांति हो गई, फ्रांस की क्रांति हो गई, और इसके अलावा हो गया अपना 1857 की क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये आपको देखने है कि किताब में कौन से चैप्टर में है, कौन सी क्लास की किताब में, और वहाँ से ये पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने 9th क्लास की किताब उठा रही हो सारी की सारी पढ़ डाली, नहीं, आपको ऐसा नहीं पढ़ना। टॉपिक जो आपके सिलेबस में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके सामने सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DSSP ने जो अपना इंडिकेटिव सिलेबस दिया है उससे बाहर वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है। DSSP ने अपना अभी अब इंडिकेटिव सिलेबस जारी कर दिया है, उसके बाहर से DSSP एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन पेपर थे 2018 और 2021 में लगभग सेम पैटर्न था, कि उसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं था। उन्होंने सेम चैप्टर से सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे उन्होंने। और ऐसा होता है कि जो DSSP है वो हिस्ट्री के अंदर लगभग 2 ही टॉपिक है जहाँ से पूछती है,
पहली बात तो ये है कि डीएसएसपी केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछती है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी 1857 की क्रांति, और जो 1857 की क्रांति के बाद में आ जाता है अपना 1885 से लेकर 1947 के बीच की मॉडर्न हिस्ट्री पूछती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में केवल 2 टॉपिक जाते हैं, 1857 की क्रांति और 1885 से लेकर 1947 के बीच की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, और इन्हीं में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेती है मॉडर्न हिस्ट्री के, और वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने आपको टॉपिक बता ही दिए। इसके अलावा आप इंडिकेटिव सिलेबस देख लें, उसी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है ज्योग्राफी। चूँकि मैं ज्योग्राफी से पहले आपको बता दूँ कि आपको 9th 10th और 12th की एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके साथ एक फैक्चुअल बुक आप लुसेंट को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लुसेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके अलावा एक और बुक आ जाती है डीके राठी भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप डीके राठी से भी पढ़ सकते हैं। डीके राठी ने भी काफ़ी अच्छा बता रखा है, क्योंकि ये दोनों ही फैक्चुअल बुक है तो आपको इनको साथ में रखना होगा, और एनसीईआरटी के आपको नोट्स बनाने होंगे। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि बाद में एंड टाइम पे आप इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे बराबर में, तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास नोट्स हो। फैक्चुअल बुक से देखिए, फैक्चुअल बुक के डाटा आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए, और इसी हिसाब से फिर उनको बार बार रिपीट कीजिए। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न ज्योग्राफी। तो आपके लिए मैं बता दूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न ज्योग्राफी दोनों के लिए ही मिक्स में आपको इसके लिए क्लास 6 से 10th तक एनसीईआरटी पढ़नी होगी, क्योंकि सारा सिलेबस ज्योग्राफी का सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में आपको एक फैक्चुअल बुक, जैसे कि मैं पहले भी बताया था, पिछले हिस्ट्री के लिए भी बताया था, उसी हिसाब से इसके लिए भी आपको एक फैक्चुअल साथ में रखनी होगी। नहीं होगा तो कुछ पॉइंट होते हैं जो आप लुसेंट से पढ़ लोगे और इसके साथ अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लोगे। इसके भी आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रिपीट नहीं कर पाओगे, यही सबसे मेन दिक्कत आती है। और एंड लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में आप जितने बार रिपीट करोगे उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना ही आपको याद रहेगा। तो ज्योग्राफी आप 6th से 10th तक की एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके साथ में आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लुसेंट फैक्चुअल डाटा के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए हो गया। इसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ में आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, उसके साथ आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लें, क्योंकि 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे और कहीं सोर्स से नहीं मिलेंगे, वो आपको एनसीईआरटी से ही कवर करने पड़ेंगे, जिसमें पढ़ना एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें और लक्ष्मीकांत पढ़ लें। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और लक्ष्मीकांत से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको मैं सिलेबस से देख के बता रहा हूँ। ये वो सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस है, जो कि डीएसएसपी ने जारी किया था सिविक्स के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताते होता हूँ कि ये पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इसके अलावा पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक नेपाल एंड बोलिविया, इसके अलावा डेमोक्रेसी के कंसेप्ट, साइलेंट फीचर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एंड इंडिया इनवर्ड, ये सारे आपको एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे और ये सारे आपको टॉपिक एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, इसके अलावा और किसी बुक में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो कि दूसरे टॉपिक हैं जिनमें आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा पार्लियामेंट्री और जुडिशली, इसके अलावा आ जाते हैं फंडामेंटल राइट। ये सारे आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने, क्योंकि इसमें लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छा करवा रखा है, तो
तो ये आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ने और ऊपर वाले सारे टॉपिक आपको 6 से 10th के एनसीईआरटी से करने। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत से जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनमें से मोस्टली सिविक्स का सिलेबस कवर हो जाता है और सारे मोस्टली क्वेश्चन वो इन्हीं टॉपिक में से पूछता है। ऊपर वाले टॉपिक जो मैंने आपको बताए इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप ये नीचे वाले टॉपिक कवर कर लो। इसके अंदर भी एक टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के हर बार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा ये जो पॉपुलर स्ट्रगल है, ये मूवमेंट है नेपाल और बोलीविया का, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ये हर बार हर पेपर में देखने को मिले। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों टॉपिक से इनको अच्छे से पढ़ लें, इनमें से DSSP क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा DSSP फंडामेंटल राइट्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा आर्टिकल्स, ये DSSP का काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। आर्टिकल के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, चूँकि आर्टिकल के क्वेश्चन तो DSSP पेपर फर्स्ट के जीके के अंदर भी पूछ लेता है, वहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल्स आप याद करके जाएं। और आर्टिकल्स के अलावा संविधान संशोधन जितने भी अब तक जो भी संशोधन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। उनमें से ऐसे ये कुछ टॉपिक हो गई। इसके अलावा अगली सब्जेक्ट आ जाती है अपनी इकोनॉमिक्स। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक्स से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ये 10 से 12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना है तो इसके लिए कोई प्रॉपर एक बुक नहीं है। इसके लिए अगर आप चाहो तो NCERT से पढ़ सकते हो। क्योंकि NCERT से भी आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, तो मैं तो आपको कहूँगा कि कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि NCERT से इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो आपको मैं कुछ 4 से 5 टॉपिक ऐसे बता देता हूँ। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके कन्फर्म ठीक हो जाएंगे। वो 5 से 6 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक में से आ जाएंगे। और कई बार तो 6 से 7 से 8 क्वेश्चन भी उन टॉपिक से आ जाते हैं, क्योंकि वही मेन टॉपिक हो जाते हैं जहाँ से इकोनॉमिक्स पे पूछती है। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि हमने कुछ लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं है, जबकि अदर सब्जेक्ट को हमने कभी ना कभी पढ़ा होगा होता है, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स थोड़ी हार्ड लगती है। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते DSSP में, इसमें बहुत कम आते हैं। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर एक सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान कम दे के दूसरे सब्जेक्ट पे दे देंगे तो हम वहाँ कवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से हम 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं इन 5 से 6 टॉपिक में जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ये 5 से 6 टॉपिक हैं। इनमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है पुअर्टी, इनइक्वलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या लगभग 2 क्वेश्चन हर बार पूछ लेती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, मनी एंड क्रेडिट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक सेक्टर, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से DSSB 7 से 8 क्वेश्चन पूछती है। इकोनॉमिक्स में लगभग यही से पूछती है क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप इंडिया की आर्थिक समीक्षा पढ़ लेते हो तो इकोनॉमिक्स का अपना लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाता है। सारा सिलेबस नहीं, मतलब मेन पॉइंट कवर हो जाते हैं, जहाँ से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं और आपके 5 से 6 क्वेश्चन इससे बाहर चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर चाहो तो लूसेंट से पढ़ लो, वहाँ से आप कवर कर लोगे लगभग। फिर भी आपका मेरे को लगता है कि कवर नहीं हो पाएगा टोटल। तो बस ये बताया मैंने, जो 4 से 5 टॉपिक, इनको आप पढ़ लीजिए। और ये टॉपिक आप कहाँ से पढ़ोगे ये भी बता देता हूँ मैं। तो ये टॉपिक आप कहाँ से पढ़ोगे ये बता देता हूँ मैं आपको। एक यूट्यूब चैनल है ओनली IAS UPSC, यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, ऋषभ सर। इन्होंने ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवा रखे। तो अगर आपको ये टॉपिक, ये जो 5 टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो।
मैं फिर से बता दूं आपको, उनका नाम ऋषभ सर है। ओनली IAS UPSC का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करवा रखी है। तो इकोनॉमिक्स का जो मैंने ये आपको 5 टॉपिक बताए, ये 5 टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हो, वहाँ से अच्छे से पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए। और उसके अलावा भी अगर आपको इकोनॉमिक्स और पढ़नी है तो आप लुसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। आप लुसेंट की बुक में भी ठीक ठाक दे रखा है, कवर कर रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आप अपने सिलेबस से देखिए कौन सा टॉपिक है और आप वहाँ से कवर कर लीजिए। तो एक बार मैं फिर से एक साथ बता देता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले जाते हैं। हिस्ट्री के लिए आप 9, 10 और 12th की NCERT, 12th की ओल्ड NCERT और उसके साथ में लुसेंट। इंडियन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए फिर आप NCERT और लुसेंट से पढ़ लीजिए। लुसेंट से फैक्चुअल डाटा देखिए। और उसके बाद में अगली सब्जेक्ट आ जाती है ज्योग्राफी में भी आप 6 से लेकर 10th की NCERT पढ़िए और उसके साथ में लुसेंट। ये दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा कवर कर रखा है इन दोनों में। उसके बाद में अगली आ जाती है पॉलिटिकल साइंस में भी आप जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो 6 से लेकर 10th की NCERT में देखिए, और जो टॉपिक लक्ष्मीकांत से बताइए वो वहाँ से देख लीजिए। लक्ष्मीकांत में भी काफ़ी अच्छा कवर करवा रखा है। लक्ष्मीकांत जो कि सबको पता ही है बेस्ट बुक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की कोई और अच्छी बुक नहीं है, ये सबसे बेस्ट बुक है। तो अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं वो 6 से लेकर 10th की NCERT से आप कवर कर लीजिए। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बता ही दिया, ओनली IAS UPSC इस नाम से इस यूट्यूब चैनल पर RISHAV सर, इन्होंने इकोनॉमिक्स के जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो बहुत अच्छे से कवर करवा रखे हैं और उनके नोट्स बना लीजिए आप। तो बस आज के लिए इतना ही है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं कल से हर रोज़ TGT SST का जो सेकंड पेपर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर PYQ सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो कल से हर रोज़ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मेरे यूट्यूब में मिल जाएगा। जिसको सोल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, क्योंकि ये आपको सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे एक जगह मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए, और ये आपके प्रैक्टिस सेट की तरह भी होगा। तो आप अपना तैयारी देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो DSSP TGT के पेपर फर्स्ट का जो कॉमन पेपर का भी मैं रेगुलर अब से हर रोज़ का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। तो कल से ही मैं ये चालू कर देता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।